हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है डीआरडीओ टेक्नीशियन ए एग्जाम से रिलेटेड, जो कि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कराने वाला हूँ जीके जीएस के। दोस्तों जीके जीएस के मोस्ट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कराने वाला हूँ जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। साथ ही यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि यह अलग अलग एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। भी डिटेल में दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि ये क्वेश्चन होने वाले हैं ये दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं, क्योंकि किसी को भी यहाँ पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, बहुत से को हिंदी में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन मैंने दोनों लैंग्वेज में रखे हैं ताकि हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए। साथियों यह वीडियो डीआरडीओ टेक्नीशियन ए और यूपीपीसीएल का, दोस्तों यूपीपीसीएल का TG2 का जो एग्जाम होने वाला है आईटीआई वालों इलेक्ट्रीशियन वालों का, जो आईटीआई वालों का एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम भी दोस्तों दिसंबर के लास्ट वीक में होना कन्फर्म है। तो दोस्तों उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसमें भी जीके अच्छे लेवल का पूछता है। तो यहाँ मैंने भारतीय इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रखे हैं। सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपका मिस हुआ तो समझ लीजिए क्योंकि आपका एक नंबर आपने मिस कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें। मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी PDF कहाँ से और किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, बने रहिए दोस्तों मेरे साथ पूरी वीडियो में। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने क्या कहते हैं आपको डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का जो एग्जाम होने वाला है वो मैंने आपको बताया है कि उसकी कंफर्म डेट, दोस्तों कंफर्म डेट 100% विद प्रूफ मैंने आपको बताई है कि उसका एग्जाम डेट कब होने वाला है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को आप वहां से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे साथियों मैंने हर क्वेश्चन के बाद में उसका डिटेल भी रखा है, जिसमें मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में डिटेल बतानी चाहिए। उससे रिलेटेड मैंने 5-6 पॉइंट मैंने और ऑब्जेक्टिव के रखे हैं। जो भी लोग यूट्यूब पे क्वेश्चन कराते हैं उनका क्वेश्चन कराने का तरीका अलग है, बस क्वेश्चन बता दिया, उससे ऑप्शन बता दिया, बात खत्म। लेकिन साथियों मैं यहाँ आपको एक अलग तरीके से ऑब्जेक्टिव कराता हूँ। मैं अलग तरीके से कैसे कराता हूँ कि मैंने देखिए क्वेश्चन लिखा है, उससे रिलेटेड 5-6 पॉइंट आपको डिस्कस करता हूँ, जो कि आपका हर एक पॉइंट उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। तो बने रहिए साथियों पूरी वीडियो में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। दोस्तों 1885 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण दोस्तों 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे। दोस्तों A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो किस शहर में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, बम्बई में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वॉयसरॉय कौन था? दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय भारत का वॉयसरॉय कौन था? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, लॉर्ड कर्जन। 1905 में भारत का बंगाल विभाजन हुआ था तो भारत का वॉयसरॉय था लॉर्ड कर्जन। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि लॉर्ड कर्जन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैक्सिमम बार एग्जाम्स में पूछता है। लॉर्ड कर्जन जो था यह ब्रिटिश वॉयसरॉय था, ठीक है। इसने क्या किया था? जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया था। दोस्तों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था डायरेक्ट एग्जाम से पूछता है। 20 जुलाई 1905 बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। विभाजन के समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से थे। दोस्तों पहले क्या कहते हैं जो पश्चिम बंगाल था वो काफ़ी बड़ा था, जिसमें बिहार और उड़ीसा के भी काफ़ी हिस्से आते थे। 1905 में इसका विभाजन कर दिया गया। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए था। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक उदाहरण है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन अंततः रद्द कर दिया था। दोस्तों 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड को वॉयसरॉय बनाया गया था, जिन्होंने क्या कहते हैं 1911 में दिल्ली दरबार भी लगा और 1911 में ही जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई थी, लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। और इसी लॉर्ड हार्डिंग ने ही बंगाल का विभाजन को रद्द किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी थी वो लॉर्ड डफरन के कार्यकाल में बनी थी। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का जो नाम है वो सत्येंद्र नाथ टैगोर है। दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, आप उस शॉर्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। उस शॉर्ट वीडियो में मैंने पूरी डिटेल बताई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को किया जाता है, जिन्होंने क्या कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ए.ओ. ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला का मतलब क्या है? देखिए इससे इंपॉर्टेंट जुड़े पॉइंट देख लेते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला का मतलब क्या है? ए.ओ. ह्यूम को उसके एकांतवादी और त्यागी अरण्यवासी योगी स्वभाव होने के कारण ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। हर्मिट ऑफ शिमला का अर्थ है शिमला का साधु होना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होने वाला है। दादा भाई नौरोजी थे जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, जो प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। वह 1892 के आम चुनाव में फिन्सबरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी के चुने गए पहले ब्रिटिश भारतीय संसद थे। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। वह एक बुद्धिजीवी और शिक्षक भी थे। अपने देशवासियों की भलाई के लिए उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी थी? ए नेशन इन द मेकिंग नाम की पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस पुस्तक को लिखा था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। दोस्तों गदर पार्टी के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होने वाला है, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल या गदर पार्टी के नेता थे। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को साथियों हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी से बार बार क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे TG2 का एग्जाम्स हो। सभी लोग ध्यान दें इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके जाएं। अब देखिए इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। यानी कि जो NRI लोग होते हैं ना, जो प्रवासी भारतीय, यानी कि मतलब जो भारतीय हैं जो विदेश में रहते हैं उनको NRI कहा जाता है और प्रवासी भारतीय कहा जाता है हिंदी में। आधिकारिक स्थापना को 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया ओरेगन में एक बैठक के दिनांकित किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाला हरदयाल थे। संत बाबा बसाका सिंह दादेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह भाकना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी को शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। साथियों एक क्वेश्चन यह पूछता कि गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर था, दोस्तों गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? दोस्तों गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर था वो साथियों सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को में था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। ये डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होने वाला है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बने रहें साथियों पूरी वीडियो में, वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो समझ लीजिए आपके क्वेश्चन चले गए और जो मैं 5-6 पॉइंट बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपसे मिस हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों से एग्जाम से पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप अपने आप को हर एग्जाम में आगे रखना चाहते हैं तो साथियों वीडियो को, हर एक वीडियो को जो भी आप देखें, मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप किसी की भी वीडियो देखें तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि उसमें जो पॉइंट बताए जाते हैं आप उनको फिर बाद में मिस कर देते हैं, कहीं ना कहीं आपका एग्जाम खराब जाता है। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड पॉइंट। बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक का मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। इनका जन्म जो हुआ था 23 जुलाई 1856 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। यह एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए थे।
ब्रिटिश पदाधिकारी उन्हें भारतीय अशांति का पिता कहते थे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, भारतीय अशांति का पिता कहते थे ब्रिटिश पदाधिकारी बाल गंगाधर तिलक को। बहुत ज़्यादा वो काफ़ी बार दोस्तों ये एग्जाम्स में पूछा भी गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। साथियों मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो था वो 1909 में यहाँ प्रस्तुत किया गया था। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, वह लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार प्रदान किए गए थे इस एक्ट के तहत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में दो दल थे, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के जो लीडर थे वो लाल बाल पाल थे और नरम दल के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। मुस्लिम लीग से जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बार एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, वो पॉइंट मैंने यहाँ आपके लिए रखे हैं। इसकी स्थापना 1906 में आगा खान ने ढाका में की थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। दोस्तों ये देखिए जो मुस्लिम लीग थी इसने बंगाल विभाजन जो हुआ था उसका समर्थन किया था, स्वदेशी आंदोलन जो चला था उसका विरोध किया था और इन्होंने अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपायों और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। यह बाद में आए थे, स्थापना होने के बाद में। चौधरी रहमत अली ने 1935 ईस्वी में बाद में पाकिस्तान शब्द का आविष्कार किया। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, 1940 में जो ये मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड कर दी थी हिंदुस्तान से कि हमें अलग देश चाहिए। 1940 में पाकिस्तान की डिमांड हुई थी बाय मुस्लिम लीग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिका शुरू की थी उसका नाम केसरी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है। साथियों 1912 में क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे मैंने पहले से टिक लगा रखा है। 1912 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था। यानी कि जो स्थानांतरण जो हुआ था वो 1911 में ही हो गया था, जो कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने किया था, लेकिन वास्तविक में वो 1912 में स्थापना मतलब ट्रांसफ़र हुई थी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था। साथियों दिल्ली दरबार कब लगा ये क्वेश्चन भी पूछता है। 12 दिसंबर 1911 को इम्पोर्टेंट डेट है। इस डेट को आप याद रखें और कहीं ना कहीं नोट कर लें, हो सके तो। पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा आप लोगों को, लेकिन प्रयास ये करें कि इन पॉइंट्स को और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं नोट कर लें, जो कि मान लीजिए डीआरडीओ ना सही आगे चल के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी में तो आपकी ये पीडीएफ नहीं काम आएगी। आप पीडीएफ रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके फ़ोन में काफ़ी पीडीएफ होती हैं, आप देख नहीं पाते। तो इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग प्रयास ये करें कि इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं नोट कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा। उसके दौरान भारत के तत्कालीन शासक जॉर्ज वी ने क्वीन मैरी के साथ घोषणा की थी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कर दी जाएगी। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जिसका कार्यकाल 1910 से 1916 के बीच में था, उनके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया था। 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण हुआ था। देखिए 1912 में स्थानांतरण हुआ था वास्तविक। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, बाल गंगाधर तिलक। जो दोस्तों गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव है ना, महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाया जाता है वो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गदर पार्टी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों गदर पार्टी की जो स्थापना है 1913 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? साथियों, बंगाल का जो विभाजन रद्द किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 1911 में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने बंगाल का जो विभाजन था वो निरस्त किया था। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? साथियों, जय हिंद का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? जो देश बंधु की उपाधि है ना, वो चित्तरंजन दास से संबंधित है। अब ये चित्तरंजन दास कौन थे? साथियों, 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी। एक स्वराज पार्टी जो थी ना, उसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का जो नारा था वो 1943 में दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? साथियों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो अमृतसर में हुआ था। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक एक क्वेश्चन को आप करके जाएं, नोट डाउन कर ले, क्योंकि बार बार किसी ना किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई साहब, वरना पछताओगे आप। सिंपल सी बात है भाई, मेरा काम है क्वेश्चन कराना, आपका काम है करना। मैं करा रहा हूँ तो आपको करने पड़ेंगे और ये आपके भलाई के लिए हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं है। वैसी इधर उधर की वीडियो, फालतू की वीडियो तो आप देखते रहते हो, काम की वीडियो कोई नहीं देखता। इसलिए बोल रहा हूँ, अभी भी समय है। एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को तैयार कर लो, रखे मिलेंगे 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे। सभा की खबर सुनकर वहां पहुंचे थे और जनरल डायर ने सभी पर गोलियां चलवा दी थी। साथियों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, 1919 में एक एक्ट आया था, रॉवल एक्ट एक आया था, जो कि उसको काला कानून कहा था। भारतीयों ने उस एक्ट को काला कानून कहा था। अच्छा, इस एक्ट में था क्या? इस एक्ट में यह था कि ब्रिटिश सरकार किसी को भी बिना अपराध बताए उसे अरेस्ट कर सकती है, इसलिए इसको काला कानून कहा था। मतलब किसी को भी ये अरेस्ट कर सकते थे। अब उसमें दो बंदे अरेस्ट हुए थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दो लोग को ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट कर लिया था। अब इन्हीं के अरेस्ट करने के विरोध में जलियांवाला बाग में काफ़ी लोगों ने धरना देने के लिए एकत्रित हुए थे। भीड़ काफ़ी संख्या में थी, लोग वहाँ से हट नहीं रहे थे और जनरल डायर ने उन सभी पे गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे जलियांवाला बाग में। तो दोस्तों, 1919 की ये कहानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? साथियों, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था, ठीक है, वो माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। माउंटबेटन योजना, भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसी योजना पे हुआ था। और भारत का कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत की आज़ादी में कौन सी योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों, माउंटबेटन योजना थी। भारत की स्वतंत्रता का आधार भी माउंटबेटन योजना ही बनी थी। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? साथियों, 385 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने तय की थी गांधी जी ने। अब साथियों, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी PDF कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, यह PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिलने वाली है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इलेक्ट्रिकल गोपाल का टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं। मैं जो भी वहाँ वीडियो यहाँ कराता हूँ, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ, उससे रिलेटेड PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। साथियों, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ मिल जाएगा, जो कि आप सभी लोग उस टेलीग्राम चैनल पे, इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाएं, जो कि मैं हर एक PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट MCQ मुझे मिलेंगे मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा। मान लीजिए
किसी पीडीएफ की मैं मतलब मान लीजिए वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश, तो उस पीडीएफ को भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगा। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथियों जीके जीएस की मैंने पीछे भी काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं, आप उन वीडियो को देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। सभी से बता रहा हूँ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप उनको देखो, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। साथियों जिस टाइप से मैं क्वेश्चन कराता हूँ उस टाइप से या किसी भी यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मतलब जो प्रॉपर तरीका होने वाला है ना, वो तरीके से किसी पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।